Hello students, today we are going to start our new chapter in the standard 10, that is the life process. So this is basically it is your biology's portion. It will be come in the board examination of the total in the 6 marks. ओके तो ये आपका जो लेसन होने वाला है वो आपका बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, क्योंकि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में से इसमें से 6 मार्क्स का इसमें से हम लोगों को जनरली पूछा जाता है। ओके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों का बोर्ड के मार्क्स जो है इस चैप्टर के हैं 6 मार्क्स है। ओके सो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जनरली इसमें से आएंगे क्वेश्चंस लाइक एक क्वेश्चन जो आएगा 1 क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स और एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। जनरली जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है उसमें हम लोगों को एक ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन भी मिलता है। ओके तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे 2 मार्क्स के, तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरली इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इजी पोर्शंस आते हैं, जबकि आप लोगों ने सब कुछ सुना हुआ होता है, इसलिए आप लोगों को सब कुछ पता ही होता है मोस्ट ऑफली तो, लेकिन फिर भी इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोगों को डिटेल्स के अंदर स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोगों ने अमीबा के डाइजेशन के बारे में सुना होगा तो स्टैंडर्ड 8 के अंदर अमीबा का डाइजेशन हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने जनरली क्या याद रखा था कि भाई उसमें उसकी प्रोसेस याद रखी थी कि जनरली देयर आर 4 बेसिक प्रोसेसेस फॉर द डाइजेशन ऑफ द अमीबास। ओके बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे। तो जनरली इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है हम लोग पहले देखेंगे कि भाई ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उसमें कौन सी प्रोसेस आती है, या तो फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है अपने थ्रू आउट लाइफ टाइम के ड्यूरेशंस में होंगे। तो बहुत सारी ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में से, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसा ना हो कि इसमें से इजी क्वेश्चन आ जाए और वो आपको ना आए। ओके सो लेट अस बिगिन अवर चैप्टर। सो फर्स्ट इसमें हम लोगों को बताया गया है कि लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द लाइफ। ओके अगर कोई भी चीज कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कोई चीज जिंदा है। सो जनरली देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर हाउ कैन वी ऑब्जेक्टिफाई दैट दिस थिंग इज एन अलाइविंग फॉर्म और लिविंग फॉर्म। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक क्राइटेरिया हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ रखा है कि अगर कोई चीज जो है वो मूवमेंट कर रही है, यानी कि अपने आप हिल रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ओके सो दैट इज बेसिकली नोन एज दिस थिंग इज इन अ लिविंग स्टेट और दिस थिंग इज अ अलाइव। अगर वो किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना अपने आप हिल रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर रही है, देन इट विल बी कॉल्ड एज द इट दिस थिंग इज एन अलाइव और दिस थिंग इज इन अ लिविंग फॉर्म। ओके तो जनरली ये हमारा एक क्राइटेरिया है कि कोई भी चीज को अगर हम लोगों को पता लगाना है कि भाई कोई चीज जिंदा है, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर वो चीज अपने आप हिल रही है तो उसके अंदर जान है। ओके ऐसा हम लोग मान सकते हैं। सो जनरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। All living things move without the help of any external help. Some movements are visible like the movements of the body parts. Some movements are not easily visible like the molecular movement. So for example in our structural body structural there is the cell movement, blood cells movement, white blood cells movement, but we cannot see them from our naked eyes. So it will be also moving from one place to another, but इसी वजह से तो वो हम लोग कहते हैं कि सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी देखा है कि द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एज द सेल। तो सेल की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है तो वो भी मूवमेंट करती रहती है कंटिन्यूअसली, इसी वजह से हम लोग जिंदा रह पाते। इसीलिए वो चीज़ को हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, जिंदा चीज़ में कंसिडर करेंगे, अलाइव है ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग विजिबली फिजिकली देख सकते हैं कि भाई इसका मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि अभी मैं मेरा हैंड का मूवमेंट कर रहा हूँ तो यू कैन सी दैट कि भाई हैंड का मूवमेंट हो रहा है। ओके मतलब कि मैं जिंदा हूँ। अगर मान लो कि मेरा हैंड का मूवमेंट ना हो पर मेरी हार्ट का मूवमेंट अंदर हो रहा है लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है। सो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो वी कैन नॉट सी विद द विजिबल एंड वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज, बट उसके अंदर हमारा काम चल रहा है। जैसे कि मेरा हार्ट अभी पंपिंग कर रहा है या बीटिंग कर रहा है तो वो आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चल नहीं रहा है, वो अपना काम कर ही रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट होगा तो हार्ट कंटिन्यूअसली बीट कर रहा होगा, ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको देख नहीं सकते लेकिन उसका काम तो चल रहा है।
ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विजिबली में कंसिडर कर सकते हैं, या तो फिर विजिबली देख भी नहीं सकते लेकिन उसका मूवमेंट हो रहा है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो कि कोई ट्री के ऊपर से लीव नीचे जमीन के ऊपर गिर गया, तो क्या उसे विंड वहां से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएगी, तो क्या उसको हम लोग लिविंग में कंसिडर कर सकते हैं? तो नहीं, उसको हम लिविंग में कंसिडर नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को हम लोग लिविंग के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। बट लीव्स को हम लोग अलाइव के अंदर कंसिडर करेंगे। क्यों लीव्स को हम लोग कंसिडर करेंगे? क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये हम लोगों को बहुत पहले से पता है। अब इसके साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि वो अपना खाना कैसे खुद बनाते हैं, तो ये भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को स्टडी करने के लिए आएगा कि भाई ग्लूकोज क्या है, स्टार्च क्या है, शुगर क्या है। तो कई बार साइंटिफिक वर्ड्स में ग्लूकोज लिखा होगा, कई बार शुगर लिखा होगा, कई बार स्टार्च लिखा होगा। सो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो जनरली वी कैन डिफ्रेंशिएट, कुछ भी करना ही नहीं, क्योंकि ये तीनों क्या है, सेम ही है। अगर मान लो कि कोई प्लांट्स के अंदर की बात आ रही होगी तो उसको जनरली स्टार्च या तो फिर ग्लूकोज के अंदर कंसिडर किया जाएगा, या हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी की बात आएगी तो हम लोगों का शुगर कंसिडरेशन किया जाएगा। ओके, तो तीनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, इसका इक्वेशन, मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो है वो भी सेम ही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में ताकि आप लोगों को पता चले। ग्लूकोज का जो इक्वेशन है, ग्लूकोज, शुगर और एक तीसरा जो है हमारा स्टार्च, इन तीनों का जो इक्वेशन है वो हम लोग कैसे याद रखते हैं? C6H12O6। इसके अंदर तीन मॉलिक्यूलर एटम्स जुड़े हुए हैं, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ये तीनों के मॉलिक्यूलर एटम्स जो जुड़े हुए हैं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो जनरली इस बेसिकली हम लोग तीनों को एक ही तरह से याद रखेंगे ताकि आप लोगों को क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे आगे आगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये वर्ड तो अलग आ गया, सर ने बोला था शुगर बनेगा लेकिन इसमें बनता है ग्लूकोज, लेकिन वो क्या है, सेम ही कंसिडर करेंगे। तो जनरली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सिर्फ कि भाई कोई चीज को अगर हम लोगों को कंसिडर करना है कि वो जिंदा है, तो हाउ कैन वी कंसिडर इट? फ्रॉम इट्स मूवमेंट। If it's moved from its own, then it is called as the in a living thing, or it is called in a alive position. Okay. The next part जो आपका है, so what are the different types of life processes? अब तो पहले हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस जो है उसमें लाइफ प्रोसेस होती कौन कौन सी है। मैं मेरी लाइफ के अंदर कौन सी प्रोसेस करता हूँ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी लाइफ के अंदर कौन सी प्रोसेस करता है। जनरली इट इज कंसिडर एज द लाइफ प्रोसेसेस। So for that, life processes are the basic processes in which living organisms are necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, respiration, transportation and exertion. तो जनरली हम लोग 4 टाइप्स की लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, जिसमें पहली है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन यानी कि अगर मैं कोई खाना खा के फिर उस खाने को किसी एनर्जी के अंदर यूटिलाइज करूं, फिर चाहे वो एनर्जी मेरी बॉडी का ग्रोथ करने के लिए हो, फिर चाहे वो मेरी बॉडी का फैट बढ़ाने के लिए हो, फिर मेरा चाहे प्रोटीन बढ़ाने के लिए हो, या तो फिर चाहे मेरा विटामिन बढ़ाने के लिए हो, तो मैंने क्या किया कि मैंने जो खाना खाया उसका मैंने किस में कन्वर्जन किया, एनर्जी के अंदर कन्वर्जन किया। फिर चाहे वो कोई भी टाइप की एनर्जी के अंदर मैंने कन्वर्जन किया। तो जनरली कोई भी फूड लेने के बाद उसका एनर्जी में यूटिलाइज करने का, या तो फिर यूटिलाइज में एनर्जी को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको मैं क्या कहता हूँ, न्यूट्रिशन कहता हूँ। So for that, this is the basic definition like that. Nutrition is the process of taking the food by an organism. Organism यानी कि हम लोग खुद को भी कंसिडर कर सकते हैं, लिविंग थिंग को भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं। Nutrition is the process of taking the food and its utilization by the body for the life processes. क्योंकि तो लाइफ प्रोसेस करने के लिए अब मैं बॉडी का ग्रोथ करूंगा, तो मैं बॉडी का ग्रोथ क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे बड़ा होना है, मुझे बड़े बड़े काम करने हैं, इसकी वजह से मैं बॉडी का ग्रोथ करूंगा। ओके, तो ग्रोथ करने के लिए मुझे खाना जरूरी है। तो ये जो मैंने प्रोसेस की खाना खा के फिर उसको यूटिलाइज करने की, अपने बॉडी की या तो फिर अपने शरीर का कुछ भी काम करवाने की, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हेल्थी खाना खाना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या कर सकता हूँ मैं, इस प्रोसेस को मैं डिफाइन कर सकता हूँ एज अ न्यूट्रिशन।
सेकेंड प्रोसेस तो आप लोग कंटिन्यूअसली करते ही रहते हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, जनरली इट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जनरली हम लोग जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में डालते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, सो इट विल बी कंसिडर्ड इन द रेस्पिरेशन। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि किसी चीज को, यानी कि किसी भी फूड को, या तो ऑक्सीजन को, या तो फिर वाटर को, या तो फिर वेस्ट को एक जगह से बॉडी दूसरी जगह पर पहुंचाएगी, उस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, जनरली ट्रांसपोर्टेशन कहूंगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही है ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पर। सो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कि भाई कोई चीज होती है वो एक जगह पे पड़ी हुई होती है, तो ट्रक आए के लेके जाता है दूसरी जगह पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको ट्रांसपोर्ट किया हुआ है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर मैं क्या क्या डालता हूँ, तो सबसे पहले मैं खाना डालता हूँ। सो जनरली इट इज कंसिडर इज द फूड। तो फूड मेरा कहाँ जाता है, डाइजेस्ट होके स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर उसमें जब प्रोटीन निकलेगा, विटामिन निकलेंगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। विटामिन भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, स्टार्च भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, फैट भी एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हुई फूड के अंदर भी। फिर मैं ऑक्सीजन ब्रीदिंग में लेता हूँ, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ऑक्सीजन मेरा ब्रीदिंग के अंदर एक जगह से, थोड़ी मैं ऑक्सीजन यहाँ पर लूंगा तो माउथ के अंदर यहाँ पर ही अटक जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ से मैं ऑक्सीजन ब्रीद इन करूंगा तो वो मेरे लंग्स के थ्रू अंदर जाएगा, फिर वहाँ पे हार्ट जो है उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन के साथ पंपिंग की प्रोसेस होगी, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगा। ओके, तो ऑक्सीजन, फिर वाटर है, तो वाटर भी हमारा कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर क्या करते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है। फिर हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होती है। अब मान लो कि डस्टबिन के अंदर कचरा डाला हुआ है, तो क्या वो डस्टबिन के अंदर मैं कचरा डालते ही रहूंगा, फिर क्या वो डस्टबिन को खाली करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, डस्टबिन को खाली करना पड़ेगा। सो हाउ कैन वी रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द डस्टबिन, तो कोई आएगा लेके जाएगा उसको, म्यूनसिपालिटी के कचरे में डाल देगा, तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, सो जनरली अवर बॉडी हैज आल्सो कंटेन्स द लॉट्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, तो वो भी कहाँ जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर कैरिड अवे होगी। तो इस तरह से ये 4-5 चीजें जो हमारी शरीर के अंदर होती है वो क्या करती रहती है, कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करती रहती है। और इसी प्रोसेस को मैं क्या कह सकता हूँ, जनरली आई कैन कंसिडर इट इन अ ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट प्रोसेस जो है वो आप लोगों को पता है, एक्सर्शन की प्रोसेस है। एक्सर्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। लाइक स्वेट होता है, फिर यूरिन होता है, टॉयलेट जाते हैं, तो वो क्या होता है कि सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारी बॉडी जो है क्या कर देती है, रिमूव कर देती है अपनी बॉडी के अंदर से। ओके, सो दीज आर द 4 प्रोसेसेस दैट यू हैव टू मेमोराइज। फॉर दैट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। Question 1. What are some life processes? Okay, बहुत ही easy question है। You can divide it into the 4 categories like the nutrition, respiration, transportation and exertion. For nutrition, you can write that it is the process of the taking the food and utilize into the energy for the life processes. Second, you can write the respiration. It is the process of taking the gas and exchange of the gases from into our body. Okay, third point, you can write that it is a transportation. It will take the food, oxygen, water and waste product from one place to the another place of the body, or you can write one part to the another part of the body. Fourth point, you can write that it is the exertion. It is the process of the removing the waste products from the body. ओके, सो दीज आर द 4 प्रोसेसेस, यू कैन राइट इट इजीली। नीचे जो आप लोगों को फिगर दी गई है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की है। ये सब अब हम लोग डिस्क्रिप्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मतलब कि मान लो कि न्यूट्रिशंस है, तो न्यूट्रिशन जो है, तो न्यूट्रिशंस के अंदर कौन से, पहले तो मैं देखूंगा कि न्यूट्रिशंस कौन कौन से आते हैं। जो जनरली 2 टाइप्स के जो है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक्स। तो हम लोगों को पता है कि ऑटोट्रॉप्स क्या है और हेट्रोट्रॉप्स क्या है। ऑटोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे, बाद में हेट्रोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हमारी न्यूट्रिशंस की प्रोसेस के अंदर हम लोग अभी डिटेल्स में जाएंगे, बाद में जाएंगे रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से होता है वो हम स्टडी करेंगे। उसमें न्यूट्रिशंस में हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन के बाद कन्वर्जन कैसे होता है एनर्जी का, उसको हम लोग रिलीज कैसे करेंगे एनर्जी में। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे।
रेस्पिरेशन में हम लोग ब्रीथिंग सिस्टम का स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में स्टडी करेंगे हम लोग ह्यूमन हार्ट का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन करवाता कौन है, ब्लड का या तो फिर किसी भी ऑक्सीजन का। तो वो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या करवाता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाते रहता है। ओके, फिर हम लोग एक्सर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग जाएंगे डिटेल्स के अंदर, एक एक प्रोसेस का पूरा जो डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शायद ये आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। फिर ऐसा ना हो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही इजी आ जाए और आप लोगों को वही क्वेश्चन ना आए, फिर आप लोग ह्यूमन हार्ट करके बैठोगे तो क्या होगा कि ह्यूमन हार्ट आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो इजी है वो आप लोगों को मेमोराइज नहीं होगा। ओके, तो ये फर्स्ट जो है वो आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया गया है, इसके बाद ये जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन हार्ट है, आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और ये जो है वो हमारा एक्सर्शन का सिस्टम दिया गया है यहाँ पर। ओके, यूरिन सिस्टम जो है वो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है। तो ये चारों हम लोगों को एक एक एग्जाम्पल्स दिए गए कि भाई न्यूट्रिशन में हम लोग को डाइजेशन का स्टडी करना है, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी करना है, ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन हार्ट का, और एक्सर्शन में हम लोगों को यूरिन सिस्टम का और सारा स्टडी करना है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड एंड यूटिलाइज इट टू द एनर्जी फॉर अवर लाइफ पर्पजेज। ओके, हमारी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हाँ चाहिए। तो एनर्जी मैं कहाँ से लूँगा, फूड में से लूँगा, और फूड में से जो एनर्जी मैं लेता हूँ कन्वर्ट करके, ओके, उस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, न्यूट्रिशन कहता हूँ। So there are generally 2 types of nutrition process occurring. The first nutrition process occurred is called as the autotrophic nutrition, and second nutrition process occurred is called as the heterotrophic nutrition. Now there will be the most significant difference between them is autotrophic nutrition is based on the in own self. ओके, तो ये जो है वो अपने आप खाना बनाता है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 2 टाइप्स के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने आप खाना बनाता है। जनरली वी कैन कंसीडर इट इनटू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि भाई वो तो अपना खाना खुद बनाएंगे, खाना खुद खाएंगे, खुद ही खाना बनाएंगे और खुद ही उस एनर्जी को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और खुद ही ग्रोथ करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, दूसरी एनर्जी को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। सो दैट कैन बी कंसीडर इट इनटू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यो एक या तो दूसरे तरीके से किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किसी के भी ऊपर मतलब कि ऑटोट्रॉफिक वाले जो होते हैं उसके ऊपर कहाँ आते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। सो देखते हैं हम लोग डिटेल्स में क्या है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसमें क्या होता है। Autotrophic nutrition is the nutrition in which organisms prepare their own food from the simple inorganic substances like the carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, जनरली अभी हम लोग इसके बाद डिटेल्स में देखेंगे ना पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या, तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जनरली क्या होता है कि भाई प्लांट जो होता है वो सनलाइट के थ्रू, सनलाइट और वाटर के थ्रू क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करता है, खाना बनाता है। जो खाना क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ओके, हमने आगे बात की ना कि भाई क्या खाना होता है, तो ग्लूकोज बनाता है और वो ग्लूकोज के साथ साथ वो दूसरी कौन कौन सी चीजें बनाता है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स भी रिलीज करता है, वाटर वेपर भी रिलीज करता है, और साथ में एक तीसरी चीज जो है वो हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। अपना खाना बनाने के बाद और एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के बाद, अपना ग्रोथ करने के बाद वो इतनी सारी चीजें हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो जनरली ऐसा जो काम करते हैं वो सारे ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो ऐसा काम करते रहते हैं, और सम बैक्टीरियाज भी है उसमें कंसिडर कर सकते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। सेकेंड जो है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या है कि भाई फूड जो है वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही एक ऐसी चीज है जो ऑटोट्रॉप्स है, जो खुद खाना बनाएगी। या तो क्या करेंगे, हम लोग भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली, या तो फिर क्या करेंगे, कोई ओमनीवरस अगर होगा तो वो क्या करेगा, किसी एनिमल को खाएगा, लेकिन उसने जिस एनिमल को खाया होगा वो एनिमल ने किसको खाया होगा, प्लांट को खाया होगा। ओके, सो दैट कैन बी कंसिडर इनटू द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ओके,
So this is the your second question for it. What are the modes of nutrition? So you can write that there are the two types of there are two modes of nutrition. First is the autotrophic and second is the heterotrophic. In next lecture we will study about the types of heterotrophic nutrition. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अंदर क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस कैसे होता है. ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग किस में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. सो जनरली आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर, सॉरी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, एक्सप्लेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. सिर्फ देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है. कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप, तो पहले तो आपको न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करना है कि न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, फूड को टेक करने की और उसके बाद यूटिलाइज करने की एनर्जी का. ओके, फिर बॉडी के ग्रोथ के लिए या तो फिर किसी भी डैमेज पार्ट को काम करने के लिए. ओके, फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जाना है, 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक. फिर ऑटोट्रॉप्स को आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर, कि इस न्यूट्रिशन की प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. ओके, और फिर उसको एनर्जी में यूटिलाइज करते हैं और उस एनर्जी में क्या क्या होता है, चाहे फिर वो ऑक्सीजन हो, चाहे फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स हो. ओके, तो वो आप लोग लिख सकते हो. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर यू कैन एक्सप्लेन दैट इट इज द न्यूट्रिशन प्रोसेस दैट कैन डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स और ऑन द एनिमल्स. ओके, और वो एनिमल्स भी होंगे वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. ओके, एक लास्ट पॉइंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, बाद में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसके तीन पॉइंट्स हैं. सबसे पहला है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और उसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो ये जो है वो सब टॉपिक्स है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के. अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर जनरली क्या होता है कि ऐसी न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. अब हम लोगों को पता है कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना. ओके, तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना वो ठीक है, लेकिन वो किस तरह से डिपेंडेंट है वो अभी हम लोगों को स्टडी करना बाकी है. तो सबसे पहला है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सो इन दिस न्यूट्रिशन प्रोसेस द जनरली ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स डेड बॉडी और द अदर ऑर्गेनिजम्स डिकेइंग बॉडी. ओके, तो जनरली ऐसे चीज में, ऐसी प्रोसेस में क्या होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी डेड बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, या तो कोई बॉडी जो है वो सड़ रही होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा. जनरली जो है वो मशरूम्स, यीस्ट और बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, ऐसे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं कि अगर कोई चीज सड़ रही है तो सड़ क्यों रही है, क्योंकि उसके ऊपर डिकेइंग बॉडी के ऊपर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है, वो उसके अंदर से अपना खाना निकाल रहे हैं और फिर वो उसका खाना जो है वो उसकी अपनी खुद की एनर्जी में यूटिलाइज कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है, हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जनरली किसी बॉडी को मारे बिना अगर कोई ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर से अपना खाना निकाल लेता है तो, और उसके बाद वो अपनी एनर्जी को कन्वर्जन कर लेता है, देन दैट इज इट कैन राइट एज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन प्रोसेस. ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होगा लेकिन उसको मारेगा नहीं. जैसे सेप्रोफिटिक है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी डेड बॉडी के ऊपर या तो किसी डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. लेकिन इसमें क्या है कि वो अपना खाना निकालेगा चुपचाप से, कुछ भी किए बिना, उसको मारे बिना अपना खाना, अपना काम खुद ही चुपचाप से करता रहेगा. ओके, एग्जाम्पल जो है वो कसकटा प्लांट है, वो बहुत ही आप लोग याद रख सकते हो, या तो फिर टेप वॉर्म या प्लाज्मोडियम या राउंड वॉर्म को भी याद रख सकते हो. ऐसे जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, चुपके से अपना खाना निकाल लेते हैं, किसी बॉडी को पता भी नहीं चलता, वो बॉडी मरती भी नहीं है, वो बॉडी सड़ती भी नहीं है, और उसमें से अपना काम निकालते ही रहते हैं और वो ग्रोथ करते रहते हैं. ओके, थर्ड न्यूट्रिशन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये जो है वो हम लोग करते हैं. इसमें क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी चीज में से फूड लेते हैं
उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ही एनर्जी के अंदर यूटिलाइज कर दे रहे हैं। तो जनरली अमीबा है, बर्ड्स है, फिशिस है, ह्यूमन बींग्स है, इसको हम लोग किसके अंदर कंसिडर करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन के ऊपर। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, पहले कि कोई खाना खाएंगे, फिर उस खाने खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसके अंदर से हम लोग एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लिख सकते हो, गिव टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप लोग लिख सकते हो कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है और होलोजोइक न्यूट्रिशन है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ओके, जनरली ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो पार्ट आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों को इजीली ये तीनों न्यूट्रिशंस याद रह जाएंगे। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डेड या तो फिर डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। पैरासिटिक न्यूट्रिशंस में क्या याद रखोगे आप लोग की किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होगे विदाउट किलिंग देम। ओके, एग्जांपल आप लोग सैप्रोफिटिक के याद रख सकते हो, मशरूम और ईस्ट। ओके, इसमें पैरासिटिक में याद रख सकते हो कस्कटा और राउंड वर्म और प्लाज्मोडियम। ओके, दो एग्जांपल भी याद रखोगे, दैट इज ऑल्सो इजीली अवेलेबल फ्रॉम द स्लाइड। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी क्या है कि हम लोग 2 एग्जांपल्स याद रख सकते हैं, यू कैन मेमोराइज अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स और फिशेस और बर्ड्स, ये तो तीनों इजी है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स लिख सकते हो। तो अगर मैं अच्छे से ये क्वेश्चन लिखने बैठूँ तो इसके अंदर मैं 2 पॉइंट्स लिख सकता हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आई कैन राइट इजीली 6 पॉइंट्स फ्रॉम द स्लाइड। कि पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 3 टाइप्स के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, फिर एक्सप्लेन करूंगा सैप्रोफिटिक, फिर उसका डेफिनेशन दूंगा, फिर एग्जांपल दूंगा, फिर पैरासिटिक लिखूंगा, उसका डेफिनेशन दूंगा, उसके एग्जांपल दूंगा, होलोजोइक डेफिनेशन एग्जांपल। So you can memorize easily heterotrophic nutritions. Okay. Okay. So that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section. You can ask me on the WhatsApp or you can ask me on the Instagram also. I am also available there. Okay. So that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. Till then, bye bye.